Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, प्रीवियस क्लासेस में हम लर्निंग को ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं. हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके थे. इसके अलावा हमने इसकी डेफिनेशंस को देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग को डिस्कस किया था एंड हमने बात की थी टाइप्स ऑफ लर्निंग मीन्स अधिगम के प्रकारों के बारे में. ओके, आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के नियमों के बारे में. शायद आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि नेचर जो होती है वो कुछ रूल्स को फॉलो करती है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होता है वो एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, LSRW. सबसे पहले आप क्या करते हैं, सुनते हैं किसी लैंग्वेज को, मीन्स लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड राइटिंग. सबसे पहले आप सुनेंगे, फिर बोलना सीखेंगे, फिर पढ़ना सीखेंगे और फिर लिखना सीखेंगे. ऐसे तो नहीं होता ना कि डायरेक्टली आप लिखना सीख जाते हैं, क्या पॉसिबल ही नहीं है. ऐसे ही अगर हम बात करें चलने की, जब कोई भी बच्चा चलना सीखता है तो क्या होता है, सबसे पहले वो बैठना सीखेगा, उसके बाद वो घुटनों चलेगा, फिर वो खड़े होना सीखेगा और तब चलना सीख पाएगा. क्या कोई बच्चा डायरेक्ट चलना सीख सकता है? नहीं पॉसिबल है ना. तो जिस तरह नेचर कुछ रूल्स को फॉलो कर रही है, सेम इसी तरह लर्निंग जो है अधिगम, इसके भी कुछ नियम होते हैं. और अगर हम अधिगम के नियमों की बात करते हैं तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया था. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं थॉर्नडाइक के बारे में. गाइस, अगर हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक. एडवर्ड ली थॉर्नडाइक. ओके, और थॉर्नडाइक जो थे यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, मीन्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक. अमेरिकी मनोवैज्ञानिक. ओके, शायद आपको याद आ रहा होगा साइकोलॉजी की क्लास में हमने डिस्कस किया था, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी बोला जाता है, मीन्स फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. शिक्षा मनोविज्ञान का जनक. ओके, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो शायद आप याद कर पा रहे होंगे मनोविज्ञान क्या था, व्यवहार का अध्ययन, और शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो जाएगा, मीन्स शैक्षिक वातावरण में जब आप मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है. गॉट इट. एंड गाइस, थॉर्नडाइक से शायद आपको इनका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी याद आ रहा होगा जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. ओके, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत. आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है. ओके, और प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत जो है जिसको हम फर्दर अभी आगे डिस्कस करेंगे लर्निंग थ्योरीज में, तो वो भी किसने दिया था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, मीन्स थॉर्नडाइक ने दिया है. चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं अधिगम के नियमों के बारे में जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं. ओके, अधिगम के नियम. इंग्लिश में आप नोट कर लीजिएगा, लॉज ऑफ लर्निंग. तो बेसिकली अधिगम के नियम को थॉर्नडाइक ने दो भागों में विभाजित किया था. पहला है मुख्य नियम मीन्स प्राइमरी लॉज, और दूसरा है गौड़ नियम यानी सेकेंडरी लॉज हम बोल सकते हैं. ओके, मुख्य नियम जो है इनको भी फर्दर थॉर्नडाइक ने 3 पार्ट में डिवाइड किया. ओके, तो चलिए मैं इधर लिख लेती हूँ मुख्य नियम. प्राइमरी लॉज जो हैं इनको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट तत्परता का नियम. तत्परता का नियम, इसको हम लॉ ऑफ रेडीनेस भी बोलते हैं. नेक्स्ट है अभ्यास का नियम. ओके, अभ्यास का नियम, इसको हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी बोलते हैं. थर्ड एंड लास्ट लॉ की हम बात करें तो वो है प्रभाव का नियम. ओके, प्रभाव का नियम मीन्स लॉ ऑफ इफेक्ट. गॉट इट. लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट. चलिए गाइस, तो अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं.
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तत्परता के नियम की, मीन्स लॉ ऑफ रेडीनेस, तो आपको तत्पर या रेडी वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है कि जब आप किसी काम को करने के लिए तत्पर होते हैं या फिर रेडी होते हैं तो क्या होता है कि आप उस काम को जल्दी सीख जाते हैं। ऐसा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी छोटे बच्चे को चलना सिखाना है, ओके, वो अभी सिर्फ खड़ा होना जानता है, तो क्या किया जाता है, उसको एक लालच दिया जाता है ना, कभी उसको चॉकलेट दिखा देते हैं या फिर टॉफ़ी दिखाते हैं, और फिर क्या होता है वो एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ना। अगर वो नहीं भी चल पाएगा एटलीस्ट कोशिश करता है, तो क्या हो रहा है कि वो रेडी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो कि चलने के लिए उस चॉकलेट के थ्रू। तो वही है लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक ने यही कहा है कि अगर किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है तो आप उस चीज़ को जल्दी सीख जाते हो। ओके गाइज, एक और एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करती हूँ। हम हमेशा बात करते हैं ना कि स्टडी जो है वो प्रैक्टिकल वे में प्रोवाइड करनी चाहिए थ्योरेटिकल वे की जगह। क्यों कहते हैं कि प्रैक्टिकल वे में करनी चाहिए? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कराते हैं तो वो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, है ना। और जब आप थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक टाइम के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते। तो यही है थॉर्नडाइक ने कहा है तत्परता का नियम या फिर लॉ ऑफ रेडीनेस, कि जब आप किसी काम को करने के लिए रेडी होते हैं, आपका इंटरेस्ट होता है, तो आप उस काम को जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लॉ की बात करें तो वो है अभ्यास का नियम, कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ यूज, मीन्स उपयोग का नियम, और दूसरा है अनुपयोग का नियम। ओके, उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। अगर हम बात करें गाइस उपयोग का नियम और अनुपयोग के नियम की, तो अभ्यास यानी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज से आपको समझ में आ रहा है कि किसी काम को जब आप रिपीटेटिव मोड में करते हो, मीन्स किसी चीज़ की जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसको आप अच्छे से याद कर पाते हो, ऐसे ही होता है ना। और जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसको आप भूल जाओगे। यही है उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जब आप रनिंग करते हो ओके और कंटिन्यू करते रहते हो तो क्या होता है, आपकी स्पीड मेंटेन रहती है ना, आप और तेज़ी से दौड़ पाते हो। और अगर आप रनिंग करना बहुत टाइम से छोड़ चुके हो तो आप ऐसा नहीं है दौड़ना भूल जाओगे, लेकिन आपकी जो स्पीड है उस पर ज़रूर फर्क पड़ेगा, वो थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। स्लो रनिंग हो पाती है, फिर उतना फास्ट रन नहीं कर पाते आप, ऐसा होता है ना, सभी के साथ होता है। तो यही है उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। एक और एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं। हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, सपोज अभी आप सीडीपी पढ़ रहे हो, आप क्या करते हो, फर्दर जब एग्जाम में जा रहे हो तो उससे पहले लेक्चर्स को रिवाइज करते हो। अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो उनको रिवाइज करते हो। क्यों करते हो? रिकॉल करने के लिए, कि चीज़ें आप रिकॉल कर पाओ, जो भी आपने पढ़ा है वो आप एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएँ ना। तो क्या है, उपयोग का नियम है। अब अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी और अगेन उसको रिवाइज नहीं किया, कभी भी रिवाइज ना करें, तो क्या आपको सारा याद रहता है? नहीं रहता ना, हम भूल जाते हैं। वही चीज़ है अभ्यास का नियम। ओके, पर गाइज इस लॉ की आलोचना भी की गई है, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, ये बोलकर कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ हम भूल जाते हैं अगर हम अभ्यास ना करें। मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें याद रहती हैं। रनिंग की हमने अगर बात की थी, तो रनिंग करना आप नहीं भूल जाओगे, दौड़ना आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ये अलग बात है कि आपकी स्पीड कम हो जाए, है ना, आप उतनी स्पीड से ना दौड़ पाओ, पर एटलीस्ट दौड़ पाओगे ना। तो इसलिए इस नियम की अवहेलना की गई थी। ऐसा बोला गया था कि अभ्यास का जो नियम है ये रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देता है, मीन्स रटने को जोर देता है। अगर स्टडी में हम बात करें, हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप बार बार नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। तो इसका मतलब है कि मशीन सिस्टम हो गया एक, है ना, इंसान के साथ, कि उसको ना हर चीज़ बस बार बार याद करते रहना तभी वो याद होगी। जबकि ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आप समझ के भी तो कर पाते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, जब आप पढ़ते हो, अगर आप उसको मैप से रिलेट करके पढ़ लेते हो, किसी भी प्लेस को आप मैप पे देख लीजिए, देन उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको कभी नहीं भूलते हो, है ना। तो क्या है वो यही है कि आप चीज़ों को अगर समझ के करें तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप चीज़ों को भूल जाएंगे, वो आपको याद रह जाती हैं। ओके, तो इस नियम को क्रिटिसाइज भी किया गया है। गाइस थर्ड एंड लास्ट लॉ ऑफ लर्निंग है प्रभाव का नियम और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो गाइस लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो यही कहता है कि जब आपको कोई कार्य करके सेटिस्फैक्शन मिलता है या किसी कार्य में जब आपको इंटरेस्ट आता है तो आप उस काम को बार बार करना चाहते हैं। और वहीं अगर आप किसी काम को करके डिससेटिस्फाइड रहते हैं तो आप उस काम को नहीं करना चाहते हैं।
इसीलिए इस नियम को संतोष व असंतोष का नियम भी कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में आपसे टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, ओके, और आपने उसका सही जवाब दिया, टीचर ने आपको बोला वेरी गुड, ओके, आपको अप्रिशिएट किया, तो क्या होगा, फर्दर जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछेगा आप उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्यों? टीचर का अप्रिशिएशन पाने के लिए। ओके, मतलब आपने जवाब दिया, टीचर ने जो भी वेरी गुड बोला, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ कि आप फर्दर आंसर देने की कोशिश करेंगे, है ना। और वहीं अगर सपोज आपके मन में कोई क्वेरी है, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं अपने टीचर से, और आपके टीचर ने आपको डांट दिया, आपका क्वेश्चन सुना ही नहीं, तो क्या होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ये पड़ेगा कि अगेन आपके मन में कोई क्वेरी आएगी तभी भी आप अपने टीचर से नहीं पूछ पाएंगे। तो यही है प्रभाव का नियम, कि अगर आपको, थॉर्नडाइक ने ऐसा बोला है कि अगर आपको किसी काम के लिए रिवॉर्ड मिलता है तो आप उस कार्य को अगेन एंड अगेन करना चाहते हैं, वहीं अगर किसी भी काम के लिए आपको पनिशमेंट मिलता है तो आप उस काम को नहीं करना चाहते हैं। ओके गाइस, इस रूल को भी क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि जब किसी बच्चे को मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं या फिर डिसिप्लिन जो हमें सिखाया जाता है, उसके लिए बहुत बार हमें पनिश किया जाता है, तभी हम डिसिप्लिन हो पाते हैं, है ना। अगर कभी क्लास में टीचर ने कोई क्वेश्चन किसी बच्चे से पूछा और वो उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाया, अब टीचर जब उसको बोलेगा ना कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया, आपका ध्यान कहाँ था, तो क्या होगा, बच्चा ज़्यादा अटेंटिव फील कर पाएगा। तो वहाँ टीचर का जो टोकना है उससे क्या हो रहा है, बच्चे का अटेंशन जो है अब स्टडी की तरफ जा रहा है। तो इस बेस पे इस रूल को क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि प्रभाव का नियम अगर ये कह रहा है कि जिस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलता है वो काम हम नहीं करना चाहते, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी पनिशमेंट जो है वो भी रीइंफोर्समेंट का काम करता है, पुनर्वलन का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं कभी कभी कोई चीज़ नहीं सीख रहे होते हैं, टीचर उनको सपोज टेबल याद लर्न करा रहा है, वो कर ही नहीं पा रहे हैं, फिर टीचर एक बार उनको डांट देता है, वो पूरा अटेंशन उस चीज़ पे लगाते हैं कि हाँ अब तो टेबल याद करनी है और सुनानी है, और वो सुना भी देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। तो ये क्या है, इस रूल को इसी बेस पे क्रिटिसाइज किया गया कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पनिशमेंट अगर दी जाए तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, पनिशमेंट के थ्रू भी हम चीज़ें सिखा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ मुख्य नियम थे जो थॉर्नडाइक ने दिए थे। अब चलिए हम समझ लेते हैं गौड़ नियमों को। गाइस, थॉर्नडाइक ने सीखने के गौड़ नियमों को 5 भागों में विभाजित किया। ओके, गौड़ नियम। इसको इन्होंने फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो है वो है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, और इसे हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट है गाइस मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल स्टेट भी हम इसे बोल सकते हैं। एंड देन है आंशिक क्रिया का नियम। ओके, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। गॉट इट। एंड देन समानता का नियम। समानता का नियम, समानता के नियम को गाइस लॉ ऑफ असिमिलेशन और एनालॉजी भी बोलते हैं। गॉट इट। एंड लास्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम। चलिए मैं इधर लिख देती हूँ, साहचर्य परिवर्तन का नियम। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। गॉट इट। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम, ओके, मीन्स लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, तो हम समझ लेते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है। तो बहुप्रतिक्रिया, जैसे कि आपको टर्म से समझ में आ रहा है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, मतलब कोई सिंगल रिस्पॉन्स ना होकर कैसे हो रहा है, मल्टीपल रिस्पॉन्स हो रहे हैं, या फिर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। तो इससे क्या मतलब है, थॉर्नडाइक ने बताया कि कोई भी कार्य जब आप सीखते हैं, ओके, तो आप तब तक उसको रिपीटेटिव मोड में करते रहते हैं जब तक कि आपको फाइनल रिजल्ट अचीव ना हो जाए। मीन्स जब तक कि आप सही अनुक्रिया तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आप प्रयास करते रहते हैं।
ओके, यही है बहुप्रतिक्रिया का नियम। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आप कोई सब्जेक्ट स्टडी करते हैं और आपको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, किसी टीचर की हेल्प लेते हैं, है ना। अभी भी अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो फर्दर आप किसी दूसरे टीचर की हेल्प लेते हैं और तब तक कोशिश करते हैं उसे समझने की जब तक आपको वो समझ में ना आ जाए। तो गाइज यही लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है कि आप कोई भी एक्टिविटी तब तक उसको रिपीटेटिव मोड में करते हैं जब तक कि आपको राइट रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट सेकेंडरी रूल ऑफ लर्निंग है मानसिक स्थिति का नियम, मीन्स लॉ ऑफ मेंटल स्टेट और एटीट्यूड भी बोल सकते हैं। ओके, मानसिक स्थिति का नियम क्या है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो गाइज आपको मानसिक स्थिति से ही समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो हम उस कार्य को जल्दी सीख जाते हैं। ओके, और वहीं अगर हम थका फील कर रहे हैं ना, या फिर सपोज हमें नींद आ रही है, मीन्स अगर हम मानसिक रूप से उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो हम जल्दी नहीं सीख पाते। ओके, नेक्स्ट है गाइज आंशिक क्रिया का नियम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ओके, तो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी क्या है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी कहता है कि आप किसी भी चीज़ को अंश में सीखते हैं, मीन्स एक साथ समग्र रूप से नहीं सीख सकते। ओके, जब भी हमें कोई चीज़ सिखाई जाती है तो पार्शियली सिखाई जाती है ना। कहा जाता है ना कि जब तक आप पहली सीढ़ी पे नहीं जाएंगे आप लास्ट सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते, आपको धीरे धीरे ही जाना होता है। जब किसी भी छोटे बच्चे को हमें कोई लैंग्वेज सिखानी होती है तो हम क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना। पहले उसको ABCD सिखाते हैं, या फिर हम मैथ्स में बात कर लें तो 1 2 3 4 सिखाई जाती है। देन आप उसको बॉड मास सिखाएंगे एंड आगे कुछ भी सिखाएंगे। जब तक आप उसको 1 2 3 4 नहीं सिखाएंगे, अगर उसको 1 2 3 4 ही नहीं आती होगी तो क्या वो बॉड मास सीख सकता है, नहीं सीख सकता। ऐसे अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो सबसे पहले उसे लेटर्स सिखाए जाते हैं ना। जब वो लेटर्स को पहचान पाएगा देन वो पढ़ना सीख पाएगा, तब तक नहीं सीख सकता। तो यही है आंशिक क्रिया का नियम कि चीज़ों को पार्शियली सिखाया जाता है, एक साथ आप सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते। गॉट इट। नेक्स्ट है गाइस समानता का नियम। ओके, मीन्स लॉ ऑफ असिमिलेशन और अनालॉजी। तो गाइज हम इसको क्लियर कर लेते हैं। समानता का नियम जो है ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं पूर्व समझ पर आधारित होता है। पूर्व समझ पर आधारित होता है मीन्स आप चीज़ों को रिलेट करते हैं, असिमिलेट करते हैं उनको। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मैथ्स में सपोज परसेंटेज कर रहे हैं तो क्या करते हैं, परसेंटेज में हम चैप्टर को कुछ पैटर्न में डिवाइड करते हैं ना, डिफरेंट पैटर्न में क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेते हैं। अब सपोज आपने किसी एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया, अगेन जब उसी पैटर्न पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके आगे आता है तो आप क्या करते हैं, रिलेट कर पाते हैं जो भी क्वेश्चन आपने उस पैटर्न पे सीखा था। एंड देन अगर आपके सामने कोई दूसरा क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। ओके, क्यों कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले सीख चुके थे और उससे अब आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो यही है लॉ ऑफ असिमिलेशन और समानता का नियम। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट सेकेंडरी रूल ऑफ लर्निंग है साहचर्य परिवर्तन का नियम और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो चलिए एक बार हम समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग या फिर साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है। तो गाइस लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है वो ये कहता है कि स्टार्टिंग में कोई चीज़ आपको सिखाई जाती है और उसके बाद क्या होता है कि आप सेल्फ वो चीज़ कर पाते हैं, मीन्स वो चीज़ शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, जब पहली बार स्कूल जाता है उसको किसी चीज़ का पता नहीं होता है, उसको सिखाया जाता है कि जब टीचर क्लास में एंटर होगा तो आपको खड़े हो जाना है। ओके, एंड देन जब थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे वो चीज़ उसको सीखने लगता है फिर वो क्या करता है, अगर कोई भी टीचर क्लास में आया वो अपने आप खड़ा हो जाएगा, अब बताना नहीं पड़ता ना। तो वही है एसोसिएटिव शिफ्टिंग, मीन्स चीज़ें क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही हैं। जैसे एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पावलोव ने जो कुत्ते का एग्जांपल दिया था अपने प्रयोग में, तो उन्होंने क्या वहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले घंटी बज रही थी, भोजन आ रहा था और फिर कुत्ते को भोजन को देख के लार आ रही थी। लेकिन फर्दर क्या हुआ, सिर्फ बेल बजने से ही कुत्ते के मुंह में लार आने लग गई जबकि भोजन अभी नहीं आया है। यही एसोसिएटिव शिफ्टिंग है कि भोजन नहीं भी आ रहा है तब भी घंटी बजने से क्या हो रहा है, लार आने लग रही है। मीन्स चीज़ें शिफ्ट हो गई, पहले भोजन को देखकर लार आ रही थी और अब घंटी के बजने से ही आ जा रही है। ओके, तो यही है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को स्टडी करेंगे एंड देन हम बात करेंगे लर्निंग कर्व एंड लर्निंग प्लेट्यू, मीन्स अधिगम वक्र व अधिगम पठारों के बारे में। ओके, आई होप आपने वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।